21 मार्च 2024 भारत के इतिहास में इस तारीख को काले स्याही से लिखा जाएगा, क्योंकि इसी तारीख को सीएम पोस्ट पे रहते हुए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक सीएम के पोस्ट पे है और उस पोस्ट पर होते हुए उसको अरेस्ट कर लिया गया। इसके पहले और भी अरेस्ट हुए हैं जो सीएम पोस्ट पे थे, बट उन्होंने पहले रिजाइन किया, उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। बट सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके उसके पोस्ट पे रहते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया। और क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या उनको पहले रिजाइन कर देना चाहिए, उसके बाद उनको अरेस्ट करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पे बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, बट ट्रुथ क्या है, इसके पीछे रियलिटी क्या है, मुझे नहीं लगता किसी वीडियो ने दिखाया, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ही अरेस्ट क्यों किया गया, इसका जवाब आपको वीडियो को एंड में मिलेगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के पीछे बीजेपी का हाथ बताया गया। इवन कांग्रेस ने भी इस पे बहुत सारे सवाल पूछे हैं एंड जनता द्वारा भी बहुत सारे क्वेश्चन, डेमोक्रेसी का एंड बताया गया। एंड मेनी पॉलिटिकल लीडर ट्विटर पे अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी के एकदम अगेंस्ट है, क्योंकि अगले महीने में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल नया है तो प्लीज आप 2 सेकंड निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका बस 2 सेकंड लगेगा, बस मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा। अगर देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले कुछ सालों से सरकार में है, और अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने के पहले आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता, पॉलिटिकल लीडर जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया भी अरेस्ट हो चुके हैं। बट एक्चुअली पूरा मामला क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। एक कहानी है दोस्तों दिल्ली लिक्विड स्कैम की, जिसको दिल्ली शराब नीति बोलते हैं। इस दिल्ली शराब नीति को 22 मार्च 2021 को दिल्ली में लाया गया। बट इस अरेस्ट और दिल्ली लिक्विड पॉलिसी के पीछे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब हमें वहां से ही मिलेंगे कि इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है। तो क्लॉक को रिवाइंड करते हैं और चलते हैं 2003 में। इन 2003 दिल्ली में लिक्विड वेंडर स्टार्ट किया गया। उसके लिए शराब बेचने के लिए L1 एंड L10 लाइसेंस लोगों को दिया जाता है। L1 जो होता था वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता था एंड L10 जो होता था वो रिटेलर के लिए। आपको पता होगा समाज में शराब बेचना और शराब खरीदना किस नजर से देखा जाता है, बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, किसी भी स्टेट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है शराब बेचना, और उससे जो टैक्स और रेवेन्यू जनरेट होता है उसका किसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए खर्च करना। शराब पे जो नीति बनती है वो राज्य सरकार के अधीन आती है, उसमें सेंट्रल का ज्यादा कोई रोल नहीं होता है, तो वो अपने हिसाब से टैक्स लगाती है। इंडिया के सभी राज्य अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाते हैं, जहां ज्यादा बिकता है वहां पे टैक्स ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो अगर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब अगर देखेंगे तो यहाँ पे टैक्स जो भी है वेरी करता है, कोई ज्यादा टैक्स लगाता है, कोई कम टैक्स लगाता है। तो यहां तक देखा जाए तो दिल्ली में भी सब कुछ सही चल रहा था, बट न्यू लिक्विड पॉलिसी लाने का क्या रीजन था? इन 2021 जब न्यू लिक्विड पॉलिसी लाया गया तो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया कि इस न्यू पॉलिसी लाने के पीछे का क्या रीजन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, जिससे स्टेट गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा और जो यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाएगा। यूजर एक्सपीरियंस को मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब था कि आप शराब का नाम सुनते हो बेचने और खरीदने से, तो लोग इसको अलग ढंग से देखते थे, तो इसका नाम चेंज कर अब जो शराब जो शॉप का नाम होता था अब उसका नाम रखा जाएगा वाइन शॉप, और जहां पे लेडीज या जेंट्स जब भी चाहे वो जाके खरीद सकते हैं विदाउट एनी थिंकिंग कि यार मैं खरीदूंगा तो लोग ऐसा क्या सोचेंगे। तो इनका मतलब था कि एक फ्रेंडली वहां पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि जो परचेस करना चाहता है 18+ एज है तो जाके परचेस आराम से कर सकता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। तो 2 बातें यहां से निकल के सामने आती है कि एक नाम चेंज किया जाएगा, जो अब शराब शॉप का नाम था अब उसको हटा के वाइन शॉप रखा जाएगा, और यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाया जाएगा। 22 मार्च 2021 को न्यू लिक्विड पॉलिसी दिल्ली में मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता द्वारा लाया गया। 17 नवंबर 2021 को इसको दिल्ली में लागू कर दिया गया। बट अभी भी हमें जानने की जरूरत है कि एक्चुअली न्यू लिक्विड पॉलिसी का क्या मतलब है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस पॉलिसी में बताया गया है कि दिल्ली को 32 जोन में डिवाइड करेंगे और हर एक जोन में वाइन शॉप की 27 ब्रांच खोलेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी शॉप खुलने वाली थी दिल्ली में। और इस वाइन सेक्टर में सबसे ज्यादा अब प्राइवेट एंटिटीज का रोल रहेगा और गवर्नमेंट का मिनिमम रोल रहेगा। तो अब जो सारे काम होने वाले थे शराब नीति को लेके वो मैक्सिमम अब प्राइवेट कंपनियां उसको संभालने वाली थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें थी कि जो प्राइवेट कंपनी के इस न्यू पॉलिसी के पहले जो कमीशन था वो 5% था,
बस इस न्यू पॉलिसी में इसको 5% से 12% कर दिया गया। तो जहां पे पहले प्राइवेट एंटिटीज बस 5% कमीशन लेती थी, अब उनका 12% कमीशन था इस न्यू पॉलिसी में। आप क्रोनोलॉजी समझिए, यहां तक तो सब सही था, बट जब दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसके न्यू लिक्वर पॉलिसी के बारे में पता चलता है तो वो दिल्ली सरकार को इसको वापस लेने की बात बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यहां कुछ भी फैसले होते हैं तो एलजी से एक बार सलाह जरूर लिया जाता है। बट एलजी को इसके बारे में कोई भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो एलजी द्वारा इसको वापस लेने की बात की गई। फिर कुछ दिन बाद एलजी द्वारा पूछे जाने पर अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया। बट इसके एक महीने बाद एलजी को पता चलता है कि अभी भी दिल्ली में जो शराब बिक रही है वो न्यू पॉलिसी के तहत ही बिक रही है। बट एलजी को तो ये पता था, केजरीवाल ने ये बताया था कि इस न्यू लिक्वर पॉलिसी को वापस ले लिया गया एंड जो ओल्ड सिस्टम था उसी के हिसाब से बिक रहा है। बट ये तो ऐसा नहीं था। एंड द सेम चीज 8 जुलाई 2022 को नरेश कुमार जो आम आदमी पार्टी के एक करीबी व्यक्ति हैं, वो एलजी को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और बताते हैं कि न्यू लिक्वर पॉलिसी के नाम पे आम आदमी पार्टी ने स्कैम किया है। इसके बाद एलजी हरकत में आते हैं और सेंट्रल से सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर आप ओल्ड और न्यू पॉलिसी देखोगे तो उसमें क्लियरली आप देख सकते हो कि न्यू पॉलिसी लाने के बाद जो शराब का सेल था वो बढ़ चुका है और गवर्नमेंट को काफी ज्यादा इनकम हो रहा है, और ये सब आप क्लियरली पिक्चर में देख सकते हो। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब सीबीआई इसकी जांच करती है। सेल बढ़ चुकी है, शराब बिक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स जो होगा टैक्स भी बढ़ेगा। जब भी इनकम हाई होता है तो टैक्स बढ़ेगा, तो उसका जो रिटर्न आएगा गवर्नमेंट के पास वो भी हाई होना चाहिए। तो दिस इज ए वेरी सिंपल कैलकुलेशन। बट रिपोर्ट आता है कि जो गवर्नमेंट का इनकम है वो इस न्यू पॉलिसी से 80% कम हो चुका है। लाइक लिटरली, अगर आप खुद सोचो, अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है और आप उसको 10 रुपए के हिसाब से सेल कर रहे हो तो अल्टीमेटम आप 100 रुपए कमाओगे। लेकिन यहां पे ऐसा था कि 10 रुपए और 10 प्रोडक्ट बेचे गए, लेकिन यहां पे गवर्नमेंट के पास 20 रुपए पहुंचे। तो इस पूरे पॉलिसी को एज ए स्कैम देखा जाने लगा। उसके बाद 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनी पे केस रजिस्टर किया और छानबीन शुरू गई। इवन 17 अगस्त के पहले 28 जुलाई को आम आदमी पार्टी द्वारा न्यू लिक्वर पॉलिसी को वापस ले लिया गया था। जब जांच एजेंसियां जांच करना स्टार्ट करती हैं तो एक नाम निकल के सामने आता है, साउथ ग्रुप की एंट्री होती है इसमें, जो एक बिजनेस ग्रुप था, और रिपोर्ट के हवाले से पता चलता है कि उसने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ एज ए ब्राइब दिया है, और जो 100 करोड़ आम आदमी पार्टी ने उनसे लिया है वो गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। अगर वीडियो आपने शुरू से देखा है तो मैंने बताया आपको कि जो प्राइवेट पार्टी थी उनका कमीशन 5% से 12% कर दिया गया था। क्यों? आखिर उनको इतना फायदा पहुंचाने की क्या जरूरत थी? तो जो आम आदमी पार्टी 100 करोड़ ले रखी थी, इसका कंपेंसेट करने के लिए उनको ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है। एक न्यूज आर्टिकल की माने तो दिल्ली में इसके पहले 21 डेज 21 दिन ड्राई डे होते थे, मतलब कि उस दिन जो शराब थी वो नहीं बेचा जाता था। बट वो 21 दिन से घटकर इस पॉलिसी के बाद 3 दिन हो गए, मतलब अब साल के 3 दिन ही बस आपको शराब नहीं मिलेंगे। पर क्यों ऐसा? क्यों ऐसा आम आदमी पार्टी ने क्यों किया कि ज्यादा सेल होगा, एवरीडे आप सेल करोगे और जो प्राइवेट कमीशन का जो पार्ट है उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। फाइनली ईडी द्वारा 26 फरवरी मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को अरेस्ट किया जाता है। एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी पोर्टफोलियो इससे रिलेटेड अरविंद केजरीवाल के पास नहीं था। इवन केजरीवाल पे इस स्कैम के साथ साथ जल बोर्ड स्कैम का भी उन पे एक केस चल रहा है। इसके पहले और भी सीएम अरेस्ट हुए थे। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के पहले इनको 9 समन्स भेजे गए थे। समन्स मतलब कि आपको ईडी के सामने पूछताछ के लिए बुलाए गए और कोई ना कोई बहाना बना के ईडी के सामने नहीं जाते थे। 9 समन। जब 10वां समन भेजा गया तो डायरेक्ट ईडी इनके घर पे आती है, छापे मारती है, और उस 21 मार्च की रात को ईडी इनको लेकर चली जाती है। 11:50 पे ईडी ऑफिस पहुंचते हैं और इनका सबसे पहले मेडिकल चेकअप होता है और इसके बाद पूछताछ इनसे स्टार्ट की जाती है। रात भर ईडी के ऑफिस में ही रहते हैं। जब आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को पता चलता है तो प्रोटेस्ट करने लगते हैं और ये रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और याचिका फाइल कर देते हैं। और अरेस्ट होने के बाद बहुत से पॉलिटिकल लीडर जैसे अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी ट्विटर पे अपना दुख व्यक्त करते हैं और डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात बोलते हैं। एक पॉइंट मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि इसके पहले सबसे पहले कांग्रेस थी जिसने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उसने ब्राइब लिया है 100 करोड़ का। आप ये वीडियो देखो। मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी हैं, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बस मैं 2 ही चीजें कहना चाहती हूं।
जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। बट अब जब करेंटली इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो इस टाइम वो बचाव कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिटिक्स, कि जब आप साथ नहीं रहते हो तो आप आरोप लगाते हो, जब आप साथ हो जाते हो तो आप बचाव करते हो। एक बार बोलते हो कि इन्होंने ब्राइब लिया, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की, दिल्ली के लोगों के साथ गद्दारी की, फिर कहते हो कि ये बेकसूर है। जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं तो उनके पॉलिटिकल लीडर का कहना यह था कि वो दिल्ली तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे, मतलब सीएम पोस्ट पे वो बने रहेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब कोई सीएम पोस्ट पे रहते हुए अरेस्ट हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले जो भी सीएम पोस्ट पे रहे हैं उन्होंने पहले रिजाइन किया, उसके बाद वो अरेस्ट हुए। बट अरविंद केजरीवाल इस पोस्ट से इतना प्यार करते, इतना लगाव है कि इसकी कोई मर्यादा नहीं है और वो चाहते हैं कि इस पोस्ट पे वो कहीं भी रहे कि चीफ मिनिस्टर वही रहेंगे। इसके पहले लालू यादव इन 1997 में चारे घोटाले के केस में जेल गए, बट जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया अपने सीएम पोस्ट से और उसके बाद वो जेल गए। इन 2011 येदुरप्पा एक अवैध खनन के मामले में एक रिपोर्ट आती है और वो गुनाहगार साबित होते हैं, जिसने फिर उसके बाद अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं और देन अरेस्ट होते हैं। इन 2014 जयललिता बिकॉज ऑफ उनकी आय संपत्ति बहुत ज्यादा थी उनकी पोस्ट के हिसाब से, फिर वो रिजाइन करती हैं, फिर उसके बाद वो अरेस्ट होते हैं। हेमंत सोरेन के बारे में आपको पता होगा, ये जमीन घोटाले के मामले में दोषी पाए जाते हैं, फिर ये इस्तीफा देते हैं, उसके बाद ये अरेस्ट होते हैं। बट अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं था, उन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं। दिस इज वाई कि उनको ऐसा केस बोला जा रहा है कि इंडिया में कोई सीएम पोस्ट पर रहते हुए अरेस्ट हुआ है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या कोई जेल में रहते हुए सीएम बन के अपना सरकार चला सकता है, देश के लोगों को सेवा कर सकता है? अगर देखा जाए तो दो केस होते हैं, एक सिविल केस होता है, एक क्रिमिनल केस होता है। सिविल केस में आपको बेल मिल जाती है, बट क्रिमिनल केस में आपको बेल नहीं मिलती है। और क्रिमिनल केस फाइनेंशियल जो भी क्राइम है उसको क्रिमिनल केस में ही काउंट किया जाता है। तो मतलब अगर जब तक केस पूरा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक इनको बेल नहीं मिलेगी। वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक पॉइंट बोला था कि अरेस्ट इनका 21 मार्च को ही क्यों हुई। अगर आपको पता होगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस चल रहा था, 21 डेट को उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला था, मतलब 21 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डिटेल बाहर आने वाला था। एंड अगर पिछले एक महीने से देखा जाए तो इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर काफी हलचल है, सबके जुबान पे वही नाम है। तो क्या इस पॉइंट से, क्या इस मुद्दे से सबका नजर हटाने के लिए 21 मार्च को ही अरेस्ट किए जाते हैं अरविंद केजरीवाल? क्योंकि अगर आप कुछ समय में देखेंगे तो अब बहुत से कम लोग हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कर रहे हैं और सारा फोकस अब शिफ्ट हो चुका है अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पे। तो ऐसे क्वेश्चन भी उठाए जा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हाइप को कम करने के लिए क्या उसी डेट को अरेस्ट किया गया? अभी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या रियली ये स्कैम था। वो आगे के कुछ दिनों में आपको सुनने को मिल जाएगा कि लिटरली क्या ये स्कैम था या नहीं था। इस वीडियो में मैंने बहुत डेप्थ में एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश की, एक एक पॉइंट आपके सामने लाके रखने की कोशिश की कि इस अरेस्ट से कोई भी मुद्दा, कोई भी पॉइंट आपकी नजर से दूर ना हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन है उससे और मैं आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट लेकर आऊं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं और मिलता हूं आप लोगों से जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।